हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ऑसिलेशंस में नया लेक्चर लेके आए हैं। दिस इज ऑसिलेशन 07। इसके पहले 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो उनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन रेफर ऑल द लेक्चर्स। और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं और आने वाले लेक्चर्स सबका तुमको नोट्स पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो तुमको मोर पे जाके पीडीएफ नोट्स पे मिल जाएगा, वहां से तुम पूरा नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं ऑसिलेशंस चैप्टर में, जो कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है बट आगे के स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मतलब तुम्हारे आगे वाले चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स। यानी अगर मेरे पास दो एसएचएम्स हैं एक पॉइंट पे या एक पार्टिकल पे, जैसे देखो एसएचएम के बारे में समझ लो, ये पार्टिकल है, इसको अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन दूं तो मैं क्या करा सकता हूँ, इस पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक दिया जाए, जैसे अगर मैं इसको वाई एक्सिस में सिंपल हार्मोनिक मोशन देता हूँ तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, राइट। मैं एक और इसको एसएचएम दे सकता हूँ इस डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में। मैं इसको एसएचएम दे सकता हूँ इस डायरेक्शन में, मैं इसको एसएचएम दे सकता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट। ये सारे एसएचएम्स है जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसी को हम एसएचएम का नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब पहले से हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो कुछ नया बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ नया क्या होगा, इस टॉपिक में नया क्या होगा, इस टॉपिक में नया ये होगा कि अगर हम एक पार्टिकल को एक साथ में दो एसएचएम देने का ट्राई करें तो क्या होता है। समझ में आई बात, क्या नया होगा। अब तक हम पार्टिकल को एक एसएचएम दे रहे थे, पार्टिकल या तो ऊपर नीचे जाता है या तो साइडवेज जा रहा है या ऐसे इस साइड या इस साइड, बेसिकली एक एसएचएम चल रहा था अब तक अपने पास, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम पार्टिकल को दो एसएचएम देने का ट्राई करें साथ में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम या कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, तो जो रिजल्टेंट मोशन आएगा वो मोशन कैसा होगा, ये हमको समझना है। बात समझ में आई ना। एक हम पार्टिकल को एसएचएम दे रहे हैं, तो पार्टिकल सपोज जैसे मैं आगे पीछे वाला एसएचएम कंसीडर करता हूँ, ये सपोज ये पार्टिकल को मेन पोजीशन से इस तरफ ऐसे मूव कराने वाला एक एसएचएम मैंने दिया। एक एसएचएम मुझे ऐसे भी देना है जहां पे पार्टिकल यहाँ और यहाँ आगे पीछे जाए, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा ये मुझे देखना है। ये मेरा एसएचएम हो गया y1, ये मेरा एसएचएम हो गया y2। मुझे ये दोनों एसएचएम अगर कंबाइन करना है तो रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे देखना है। बात समझ में आई। चलो, बेसिक पूरा मैथ्स ही करना है, इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमको मालूम है दो एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है। सो लेट द टू एसएचएम्स बी, दो एसएचएम्स क्या हो जाएंगे। सो हम एक एसएचएम y1 ले लेते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, या मैं फाई 1 लेता हूं। डेल्टा यूज किया है हमने बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुमको फाई मिलेगा। फाई क्या है, फाई तुम्हारा इनिशियल फेज है, याद है, डेल्टा हमने डिस्कस किया था। अपना जो एसएचएम का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, याद है ये इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा में डेल्टा क्या होता था, इनिशियल फेज। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये होता था अपना इनिशियल फेज। तो वैसे ही यहाँ पे पहले वाले एसएचएम में इनिशियल फेज है फाई 1। ओके, ये कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो तुम। मैंने फाई से डिनोट किया है, तुम डेल्टा से डिनोट कर सकते हो। पहले हमने डेल्टा से डिनोट किया था। y2 हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज किया है हमने दोनों एसएचएम का टाइम पीरियड सेम रखा है, ओमेगा दोनों का सेम है। तो ऐसे दो एसएचएम जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब भी दो एसएचएम्स कंबाइन होते हैं सो दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम्हारे लिए बस इतना है कि रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, बस इतना। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, ये मेरा रिजल्टेंट है मोशन।
जो इन दोनों मोशन का एडिशन है। तो हम वही बोल रहे हैं ना कि एक पॉइंट पे या एक पार्टिकल को हम दो SHM दे रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। फाइन। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस phi2। करेक्ट? यस और नो? देखो ये साइन a प्लस b है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बोलो समझ में आया? साइन a प्लस b है ना, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सेम यहाँ पे भी होगा, ये भी साइन a प्लस b है, तो ये हो जाएगा प्लस a2 इंटू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखो हमने 1 नहीं डाला, यहाँ 1 आएगा, 5 1 ये 5 2। हमने क्या, मैंने, तुम तो स्क्रीन के उस तरफ हो, तो मुझे नहीं पता तुमने लिखा है या नहीं, बट बेटर होगा अगर तुम भी साथ में लिखते चलो और सॉल्व करते चलो, तो तुमको ये चीज समझ में आएगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। देखो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो साइन ओमेगा टी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो साइन ओमेगा टी कॉमन हो सकता है। कॉस ओमेगा टी देखा जाए तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉस ओमेगा टी कॉमन हो सकता है, तो हम कॉमन लेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, a1 cos phi1 बचेगा। बोलो a1 cos phi1, और यहां से क्या बचेगा, देखो इधर phi2 नहीं डाला मैंने, यहाँ क्या बचेगा, a2 cos phi2, सो प्लस a2 cos phi2। बोलो समझ में आया? हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो क्या बच गया, a1 cos phi1 a2 cos phi2। वैसे अगर मैं cos ओमेगा टी कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, प्लस cos ओमेगा टी अगर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखो तो हो जाएगा यहां से क्या बच जाएगा, a1 sin phi1, सो a1 sin phi1, और यहां क्या आ जाएगा, a2 sin phi2, सो प्लस a2 sin phi2। बोलो बात समझ में? ये सारे प्लस में थे ना, तो प्लस का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का टेंशन मत लेना, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सब में प्लस ही आएगा, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया स्टेप में, हमने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला, तो हमको मिला a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ठीक है, इन दोनों में से cos ओमेगा टी कॉमन निकाला तो मिला a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2, ये a2 sin phi2। तो ये अपना इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखना, हम एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। लेट, ये ब्रैकेट हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 बी इक्वल टू r cos डेल्टा। ध्यान से देखना, अभी एक्सप्लेन करता हूं ये चीज। वैसे ही a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 लेट इट बी इक्वल टू r sin डेल्टा। ये हमने क्यों किया है, ये एक फॉर्मेट लाने के लिए किया है, अभी दिखाता हूं। मैं यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, r cos डेल्टा, सो sin ओमेगा t इंटू r cos डेल्टा। बोलो समझा? इस पूरे की जगह क्या आ गया, r cos डेल्टा, वैसे ही प्लस यहाँ क्या है, cos ओमेगा t, सो cos ओमेगा t इंटू इस पूरे की जगह r sin डेल्टा। बोलो समझा? यस और नो? r कॉमन लेते हैं, सो y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। ध्यान से देखो, ये sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी ये फिर से sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू r sin a प्लस b। ये हमारा रिजल्टेंट y आया है। देखो y क्या है, y इन दोनों का रिजल्ट है ना, y1 प्लस y2। तो दोनों का रिजल्ट जब हम कर रहे हैं तो फाइनल y जो मिल रहा है वो भी एक SHM का इक्वेशन मिल गया है। अरे ये SHM का ही तो इक्वेशन है ना,
ये ऐसा एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड आर है और जिसका फेज ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, जिसमें डेल्टा इनिशियल फेज है। ध्यान रखना ये तुम्हारा नेट एसएचएम है या रिजल्टेंट एसएचएम है। सो देयरफॉर कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इज ऑल्सो एन एसएचएम। तुमको कभी कभी बोल देता है एग्जाम में प्रूव करने को कि शो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स इज ऑल्सो एन एसएचएम। तो ऐसे तुम प्रूव करते हो, ऐसे तुम कॉम्बिनेशन शो करते हो कि कंबाइन करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक एसएचएम आ रहा है। तो ये ऐसा एसएचएम है जहां पे आर क्या है, आर इज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्बिनेशन या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये तुम लिख लेना उसके बाद। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, डेल्टा तुम्हारा इनिशियल फेज है, ठीक है। तो ये ऐसा एसएचएम है जिसमें एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट या एम्पलीट्यूड आर है। हम देखेंगे आर कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा। देखो हमने जो अपने पास से अप्लाई किया है या हमने जो एसएचएम दिया है वो A1 A2 एम्पलीट्यूड का है। आर कुछ तो कॉम्बिनेशन में है उसके। मैं इसको इक्वेशन बना के रखता हूँ, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, क्या क्या इक्वेशन बनाए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये फाइनली आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे ज्यादातर आर निकालने के लिए और फिर डेल्टा भी निकालने के लिए, ठीक है। पहले ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। ध्यान रखो कैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम को एसएचएम प्रूव किया। क्या क्या किया है, दो एसएचएम का इक्वेशन उठाया और कॉम्बिनेशन यानी सिंपली एडिशन किया। कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल एडिशन, ऐसे याद रखो। तो हमने सिंपल एडिशन किया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दोनों में है, फॉर्मूला अप्लाई किया, हमको ये फॉर्मेट मिला। कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी यहां से और यहां से, कॉस ओमेगा टी यहां से और यहां से, तो हमको ये फॉर्मेट आ गया। फिर जो बचता है उसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, या उस ब्रैकेट को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आर कॉस डेल्टा। इस ब्रैकेट को हमने सब्स्टिट्यूट किया आर साइन डेल्टा। एंड फाइनली हमको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये फॉर्मेट आ रहा है जो फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बन गया। तो फिर से हमको एक इक्वेशन मिल गया आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जो कि फिर से एक नया एसएचएम दिखा रहा है। मतलब जब एक पार्टिकल पे हम दो अलग अलग एसएचएम कंबाइन करेंगे ना, दो अलग अलग एसएचएम देंगे, तो पार्टिकल उन दोनों का एक रिजल्टेंट एसएचएम परफॉर्म करेगा। उन दोनों का रिजल्टेंट परफॉर्म करेगा जो कि एसएचएम होगा, ऐसे समझ लो। जैसे इस पेन को मैं यहाँ से कुछ फोर्स से खींचूं और यहाँ से कुछ फोर्स से खींचूं, तो पेन क्या इफेक्ट दिखाएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दिखाएगा ना। जैसे इस तरफ फोर्स अगर 5 न्यूटन का लगाया और इस तरफ 3 न्यूटन का लगाया, तो फोर्स इस तरफ जाएगा 2 न्यूटन से, या ये बॉडी ये मारकर 2 न्यूटन से इस तरफ जाएगा। क्यों 2 ही न्यूटन से जा रहा है, क्योंकि 5 और 3 का इफेक्ट है, ये 5 और 3 का ओवरऑल इफेक्ट है। तो वैसे ही जब हम पार्टिकल पे 2 एसएचएम लगा रहे हैं तो उनका इफेक्ट एक एसएचएम आ रहा है। बात समझ में आई? So this is how combination works. इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम ये आर का इक्वेशन निकालते हैं A1 A2 के टर्म्स में, और हम डेल्टा का इक्वेशन निकालते हैं phi1 phi2 के टर्म्स में, ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज लिख लेना, ये जो टाइम पीरियड है इस एसएचएम का, देखो ये एसएचएम का ओमेगा और इन दोनों का ओमेगा दोनों सेम ही है, ये याद रखना। तो ये वाला जो नया एसएचएम आया है, इट हैज टाइम पीरियड, कितना है टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, यानी इन जनरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है। तो दो एसएचएम जिस फ्रीक्वेंसी का दोगे उसी फ्रीक्वेंसी का रिजल्टेंट एसएचएम आएगा, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना, मैंने रफ कर दिया, यहाँ एक मैं लिख के रखता हूँ जो मुझे चाहिए, या यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2 इज इक्वल्स टू R cos डेल्टा, है ना ये सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है R sin डेल्टा, करेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन है हमारा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमको जो रिजल्टेंट एसएचएम मिला है, हमारा जो रिजल्टेंट एसएचएम आया है, ऑल्सो जो रिजल्टेंट एसएचएम है वो है R sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अगर मुझे इस R की वैल्यू चाहिए कि R कितना है पता करना है,
कैसे मिलेगा? तो ये इक्वेशन देखो, हम इसको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं दोनों को. लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, squaring and adding 1 and 2. मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, आई थिंक क्लियरली विजिबल नहीं होगा शायद, बट विजिबल तो होना चाहिए. चलो स्क्वायर और ऐड करते हैं. मैं पहले इस वाले को स्क्वायर और ऐड करता हूँ. तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. बोलो समझ में आया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट? तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग ये हो गया. इस पार्ट को स्क्वायर और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 का होल स्क्वायर प्लस, मैं पूरा बोर्ड ही यूज करने वाला हूं क्योंकि इसमें जाएगा. सो प्लस में आ जाएगा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 द होल स्क्वायर. अभी तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ब्रैकेट भी हमको ओपन करना है. और एक चीज देखो, यहाँ अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा. और तुमको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये इन जनरल ये आ जाएगा आर स्क्वायर. वो बात समझ में आई? कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया ना, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2. समझा ये? प्लस 2ab ना, तो प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2. बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? नहीं सुनाई नहीं दे रहा है? अरे कैसे सुनाई देगा? चलो इसका भी होल स्क्वायर करना है, तो इसके लिए आ जाएगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर, हाँ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2. ये समझा? हाँ काफी लंबा हो गया है, चलो कोई बात नहीं. सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन देखो क्या आ रहा है, a1 स्क्वायर इधर भी है, a1 स्क्वायर इधर भी है, तो a1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं. तो ये आ गया a1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई 1. तुम देख पा रहे हो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ? ये 1 हो जाएगा. समझा? वैसे ही a2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर फाई 2 और इधर से साइन स्क्वायर फाई 2, तो कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2. ये इक्वेशन देखने में डरावना लग रहा है बट डोंट वरी, इजी है. ठीक है? ऑल्सो हाँ 2a1 a2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी. सो प्लस 2a1 a2 अगर ये हम कॉमन ले तो क्या मिलेगा? कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2. बोलो समझ में आया? यस और नो? ओके. ओवरऑल हमको देखो क्या मिल रहा है, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, काफी लंबा चल रहा है डोंट वरी, अभी नेक्स्ट स्टेप एकदम सिंपल हो जाएगा. ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी बचा क्या? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. बात समझ में आई? ये तो 1 हो गया ना, ठीक है. ये बचा 2a1 a2 सो प्लस 2a1 a2. ये ध्यान से देखो, ये है cos a cos b प्लस sin a sin b. ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है. सो 2a1 a2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2. हाँ ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. जहां पे फाई 1 माइनस फाई 2 क्या है? फाई 1 माइनस फाई 2 है दोनों SHMs के बीच का फेज डिफरेंस. देखो तो हमारा पहला SHM क्या था? पहला SHM था a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई 1. y2 क्या था? a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई 2. जरा ध्यान से देखो, ये इसका फेज है पहले वाले का, ये इसका फेज है दूसरे वाले का. फेज के बारे में कंफ्यूज मत रहना, फेज बहुत डिटेल में पढ़ाया है. नहीं पढ़ा है तो इसका थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर देख लो जिसमें हमने रेफरेंस सर्कल मेथड
और फेज इन एसएचएम पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डिटेल में देख लेना फेज के बारे में। फाइन, तो ये इसका फेज है और ये इसका फेज है। ये फेज में से ये फेज माइनस करो तो ओमेगा टी कैंसिल, बचेगा φ1 माइनस φ2। तो φ1 माइनस φ2 एक्चुअल में क्या है, फेज डिफरेंस है। बात समझ में आई, φ1 माइनस φ2 क्या है, फेज डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, R रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और φ1 माइनस φ2 जो है दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHMs। दो SHMs में ये फेज डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। देखो ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट ऑल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट टू दैट चैप्टर, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर में ये चीजें बहुत काम आने वाली है। मैथ्स से थोड़ा तुम वो हो जाओ, फ्रेंडली हो जाओ। मैथ्स तुमसे फ्रेंडली नहीं होगा, तुमको मैथ्स से फ्रेंडली होना पड़ेगा, ठीक है। हम डेल्टा भी निकाल लेते हैं, डेल्टा कैसे मिलेगा, या आई थिंक डेल्टा के लिए जगह नहीं बचेगा। चलो ये नोट डाउन करो पॉज करके, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम डेल्टा के लिए इक्वेशन निकालते हैं और फिर इसके केसेस देखेंगे, हम आर के केसेस देखेंगे। देखो ना φ1 φ2 पे डिपेंड करेगा ना कि आर का वैल्यू कितना है। अगर φ1 φ2 जीरो हो गया तो आर का वैल्यू अलग आएगा। φ1 माइनस φ2 जीरो हो गया तो आर का वैल्यू अलग। φ1 माइनस φ2 90 हो गया तो अलग वैल्यू आएगा। φ1 माइनस φ2 180 हो गया तो अलग वैल्यू आएगा। तो इन सारे केसेस में हमको डिस्कस करना है कि आर का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। चलो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये काफी लेंदी जा रहा है बट इट इज नेसेसरी, बिना इसको किए हम कर नहीं सकते सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला है, हमको मिला है R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2, ठीक है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब हम ये डेल्टा निकालने का ट्राई करते हैं कि रिजल्टेंट फेज में या रिजल्टेंट इनिशियल फेज कितना है। इसका इनिशियल फेज φ1 है, इसका इनिशियल फेज φ2 है, y1 का इनिशियल फेज φ1, y2 का φ1। तो इस y का रिजल्टेंट फेज जो है इनिशियल फेज डेल्टा कितना है, कैसे निकालेंगे। देखो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 by 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1। क्यों 2 डिवाइडेड बाय 1 करें, क्योंकि इससे tan डेल्टा आएगा, तो tan डेल्टा से हमको डेल्टा मिल जाएगा। सो r sin डेल्टा अपॉन r cos डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। ये हो जाएगा A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 अपॉन A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2। समझ में आया, देखा, समझा। दोनों को डिवाइड किया है, खाली दिस अपॉन दिस किया तो साइन अपॉन कॉस आ गया, और दिस अपॉन दिस, तो ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं, और इसको सिंप्लीफाई करना भी नहीं है। इसको एज इट इज हमको खाली tan इनवर्स डाल के लिख देना है। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, r से r कैंसिल, ये आ जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 अपॉन A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2। देखो इसमें लिखना बहुत है, तो उससे कोई बचाव नहीं है, उससे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, लिखना तो पड़ेगा। सो देयरफॉर फाइनली डेल्टा क्या मिलता है, डेल्टा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ sin φ1, A1 लिखना भूल गया, सो tan इनवर्स ऑफ A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 डिवाइडेड बाय A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2। ये रहा अपना डेल्टा का इक्वेशन, समझा। सो दिस इज आवर डेल्टा इक्वेशन। पहले इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, चलो ठीक है जो भी है। तो आगे हमको डेल्टा भी मिल गया, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A1 sin φ1 प्लस A2। वो लिखते लिखते कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा, A2 sin φ2 अपॉन A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ।
ठीक है, तो हमको आर भी मिल गया रिजल्टेंट, डेल्टा भी मिल गया रिजल्टेंट इनिशियल फेज। अब केसेस डिस्कस कर लेते हैं और कॉम्पोजिशन अपना इनफ हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स सी केसेस। केसेस आर फर्स्ट वन, व्हेन phi1 माइनस phi2 इज 0, यानी दोनों एसएचएम्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एसएचएम में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज में है। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर r स्क्वायर विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। phi1 माइनस phi2 0 हो गया, cos 0 कितना होता है? 1। ये क्लियरली देखो तो दिखाई पड़ रहा है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ना, यानी r क्या आ रहा है? r आ रहा है a1 प्लस a2। समझा? यानी दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों एम्पलीट्यूड्स का एडिशन होगा। और एक चीज समझ लो, इफ a1 इज सेम एज a2 इज सेम एज a, यानी अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही निकले, देन द r इज सिंपली 2 टाइम्स a। यानी अगर दो एसएचएम्स ऐसे दिए जाए पार्टिकल को जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो और जिनका फेज भी सेम हो, जिनके फेज में कोई डिफरेंस ना हो, तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो डबल द एम्पलीट्यूड बन जाएगा। समझा? वो क्या बन जाएगा? डबल द एम्पलीट्यूड। ओके फाइन। इसको विजुअलाइज करोगे, देखो जैसे ये मेरे पास पार्टिकल है, इसको मैं एक एसएचएम देना चाहता हूँ जो इसको इस तरफ का इतना एम्पलीट्यूड देगा, एक और एसएचएम देता हूँ जो इस तरफ का इतना एम्पलीट्यूड देगा, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका डबल आ जाएगा। ये बोलने का मीनिंग है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जा रहा है? डबल आ जा रहा है। समझे? ये रिजल्टेंट एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच एसएचएम है। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में, सेकेंड केस में, व्हेन phi1 माइनस phi2 इज 90, यानी जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा दोनों एसएचएम में, तब क्या आएगा? cos 90 0 होता है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो r स्क्वायर इज सिंपली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। समझा ना? ये पार्ट हो गया 0। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। बोलो समझा? ओके, अगर मैं a1 a2 सेम ले लूं, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो उस टाइम पे r क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a। समझा या नहीं? ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a। सो रूट 2a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन phi1 माइनस phi2 इज 180, यानी 180 डिग्री के फेज डिफरेंस से पहुंचे, या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो दोनों एसएचएम में, तो उस टाइम पे क्या होगा? cos 180 होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। सो r स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, यानी ये हो जाएगा a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। एंड फाइनली r हो जाएगा a1 माइनस a2, यानी अगर a1 और a2 क्या है? सेम है, तो उस टाइम पे r क्या हो जाएगा? 0। उस टाइम पे r क्या हो जाएगा? 0। ये होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मीनिंग। इसको विजुअलाइज करा देता हूं तुमको तो थोड़ा समझ में आएगी। r कितना आ रहा है? 0। r 0 कैसे हो रहा है देख लो। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब समझ लो, हमने फेज इन एसएचएम पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा होता है, तो यहाँ इसका फेज होता है 0। याद करो रेफरेंस सर्कल मेथड, जिनको पता होगा बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मैंने बोला लेक्चर देख लो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पे जाता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो इसका फेज होता है कितना? 0। और यही पार्टिकल जब मेन पोजीशन से स्टार्ट करके नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो ये फेज होता है 180। तो जब ध्यान से देखो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? 180 का है ना, 0 और 180 है। इसका फेज 0 इस तरफ जाने वाले का, इस तरफ जाने वाले का फेज है 180। सोचो पार्टिकल को एक एसएचएम इस तरफ भेज रहा है, एक एसएचएम इस तरफ भेज रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा।
और सेम फेज का मीनिंग क्या है मालूम है? पार्टिकल को दोनों एसएचएम एक ही तरफ भेज रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के, तो पार्टिकल डबल द डिस्टेंस जाएगा, डबल द एम्पलीट्यूड। वो पहला केस जो मैंने तुमको बोला ना, विजुअलाइज कर लो। अब ये दूसरा केस, यहाँ तुम पार्टिकल को दो अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है मालूम है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन है। हाँ, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन है। जो A1 और A2 है ना, जो एम्पलीट्यूड्स तुम एक एक एसएचएम से दे रहे हो, उसका वेक्टर एडिशन चल रहा है। तो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में है, डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम होता है। इसको ऐसे समझने का तरीका होता है, बट एक्चुअल में फेज डिफरेंस के वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। वेक्टर्स में एंगल के डिफरेंस की वजह से आती है। फेज एक तरीके से एंगल ही होता है, कौन सा एंगल होता है ये तुमको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो फेज और एंगल को रिलेट कर पाओगे तो तुमको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में करनी होती है। और ये एक टॉपिक अलग से मुझे बनाना था लेक्चर, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टॉपिक जो हमको आगे के चैप्टर्स में काम आएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में, जहां हम वेव्स का इक्वेशन कंबाइन करेंगे। यहाँ देखो हमने एसएचएम का इक्वेशन कंबाइन किया, A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी, ये कंबाइन किया। वहां हम वेव का इक्वेशन कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को काम आएगा मैथ्स, इसलिए अलग से कराना जरूरी है। सो यू शुड बी हैबिचुअल टू दिस मैथ्स और यू शुड बी यूज्ड टू दिस मैथ्स, क्योंकि ये बार बार आने ही वाला है। ठीक है, आगे के चैप्टर में भी और उसके आगे वाले चैप्टर में भी। ओके, इनफैक्ट नॉट ओनली इन दीज, तुम इसको एसी सर्किट्स में भी देखोगे ना। अभी एसी सर्किट्स में तुम बोलोगे सर करंट वाले चैप्टर में कहाँ से है? जो एसी करंट होता है वो खुद एक एसएचएम होता है। सो कहीं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो ऑसिलेशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप तुमको सब समझ में आया होगा सब लोगों को। कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में बताओ, एंड इफ यू हैव एनी doubts or confusions, just let me know. Okay, and I'll see you all in next lecture. Bye everyone, have a good day.